मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मेरी सारी जेठानियां डॉक्टर हैं और कितने सारे गिफ्ट मिले हैं मुझे। एक एक करके सारे गिफ्ट खोल लेती हूँ। अमित जी, गिफ्ट खोलने में मेरी मदद कीजिए ना। गरीब आरती अपने डॉक्टर जेठानियों के ससुराल में आकर बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ एक एक करके गिफ्ट खोलती है। पर हर गिफ्ट बॉक्स में पट्टी, इंजेक्शन, डॉक्टर की ड्रेस, थर्मामीटर, फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी चीज निकलती हैं। अरे वाह आरती, हमें तो शादी में बहुत अच्छे गिफ्ट मिले हैं। देखो, किसी ने बीपी चेक करने के लिए मशीन दी है तो किसी ने स्टेथोस्कोप दिया है तुम्हें। ये सब क्या दे दिया है? इन सभी गिफ्ट में तो डॉक्टर की चीज है। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मैं क्या करूंगी इन गिफ्ट का? सब बेकार हैं। आरती अपने अमीरी से भरे अमीर ससुराल में आकर जितनी ज्यादा खुश थी, वो अपने गिफ्ट देखकर उतना ज्यादा दुखी हो जाती है और सो जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां वो सभी के लिए खाना बनाती है। पहले तो मैं गरीब थी तो कम सामान में एडजस्ट करती थी, पर आज बनाऊंगी मैं मसालेदार खाना। इस तरह आरती सभी के लिए खाना बनाती है और खाना देख शांति कहती है, अरे बहू, तुमने पराठे पर तेल लगाया या तेल को पराठे में डुबो दिया? अगर तुम्हारी डॉक्टर जेठानियों ने देख लिया तो खामखा तुम्हें डांट पड़ जाएगी। इतना ऑयली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और ये मंचूरियन पास्ता मैं ये सब नहीं खाती। मैं तो चली फ्रूट्स खाकर। वैसे हम लोग इतना ऑयली और फास्ट फूड खाते तो नहीं है, पर आज तुम्हारी पहली रसोई है इसलिए आधा पराठा खा लेता हूँ। नहीं, कोई ये सब नहीं खाएगा। मैंने सबके लिए ओट्स बनाए हैं, सब वही खाएंगे। मैं अभी लाती हूँ। और आरती, अब से इतने तेल मसाले वाला और ये फास्ट नहीं बनाना। यहाँ कोई नहीं खाता। ये सब हेल्थ के लिए सही नहीं है। नीति सबके लिए ओट्स लेकर आती है जिसे खाकर सब चले जाते हैं। इस तरह घर का कोई भी व्यक्ति आरती का खाना नहीं खाता, जिसके बाद अकेली आरती ही वो खाना खाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आरती छत पर खड़ी होती है तो वो देखती है कि मोहल्ले में चाउमीन वाला आया है। चाउमीन देखकर वो छत से उतरकर मोहल्ले में चली जाती है। वहीं अपनी बालकनी पर और भी कुछ मोहल्ले की औरतें खड़ी थीं, जो कि आरती से रिश्ते में बड़ी थीं, इसलिए वो सब भी उसकी जेठानियां ही लगती थीं और इत्तेफाक से वो सब भी डॉक्टर थी। जो आरती को चाउमीन खाता प्रिया अपनी बालकनी पर खड़ी बाकी जेठानियों से कहती है, कंचन, आस्था, सपना, चलो नीचे, हमारी देवरानी देखो क्या खा रही है। हाँ हाँ, चलो उसे रोकते हैं। डॉक्टर होते हुए हम अपनी देवरानी को बीमार थोड़ी ना होने देंगे। चारों जेठानियां डॉक्टर नीचे आती हैं और आरती को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। ये चाउमीन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। आरती, थोड़ा तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। जेठानी जी, ये तो मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा। आरती, हम तुम्हारे हेल्थ के लिए कह रहे हैं, चाउमीन को मत खाओ, बीमार हो जाओगी। कैसी जेठानियां मिली है मुझे इस मोहल्ले में? तो 36 जेठानियां है मेरी। अब किस किस की सुनूं? इन्होंने तो अभी से ही मुझ पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। आरती मुंह बनाकर चाउमीन ठेले पर ही रख देती है और घर में आ जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो सुबह सो रही होती है तो उसे उसकी डॉक्टर जेठानी नेहा उठाने आती है। आरती, ये वक्त सोने का नहीं है। उठो, चलो छत पर योगा करो, हेल्थ का ध्यान रखो अपनी। जेठानी जी, सोने दो ना, कल कर लूंगी मैं योगा। नहीं, उठो, अभी सुबह की धूप इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। वैसे भी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम सही से सोई नहीं हो। रात को लेट सोती हो और सुबह लेट उठती हो। अब उठो। आरती नींद में उठती है और जेठानी के साथ छत पर आती है। अपनी आधी खुली आंखों से जब वो अपने 360 डिग्री से आसपास की छत पर देखती है तो उसकी आंख पूरी खुल जाती है, क्योंकि आसपास की छत पर उसकी सारी जेठानियां एक्सरसाइज और योगा कर रही होती हैं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ये सारी डॉक्टर जेठानियां अपनी हेल्थ को लेकर कैसे जुनूनी है। मैं तो पागल हो जाऊंगी। मन में इतना बोलकर आरती पेट का दर्द बहाना करके नीचे आ जाती है और थोड़ी देर बाद चाय लेकर बालकनी में आ जाती है। बालकनी पर योगा कर रही उसकी एक जेठानी उसे देखकर कहती है, अरे आरती, ये क्या कर रही हो तुम? इंसान सुबह जल्दी उठता है, योग करता है, और तुम खाली पेट चाय पी रही हो। बीमार पड़ना चाहती हो क्या? पर दीदी, मेरी आदत है सुबह उठते ही चाय पीने की और मुझसे नहीं होता ये सब। तो फिर ये अपनी गंदी आदत छोड़ो आरती। हद हो गई है। घर तो घर, पूरे मोहल्ले में मेरी जेठानियां हैं, वो भी 36 डॉक्टर जेठानी। अगर मैं इन सब की सुनने लगी तो ये मेरे खाने पीने पर भी रोक टोक करेंगे। ठीक है दीदी, 10 मिनट में आती हूँ चाय रखकर। आरती बहाना करके वहां से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता है। अब रात के समय जहां सब जल्दी सो जाते हैं तो वहीं आरती रात भर फोन चलाती थी और आज उसकी जेठानी निशा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, जो कि नाइट शिफ्ट से घर आई थी। और उसने आरती को अंधेरे में हॉल में फोन चलाते हुए देखा तो गुस्से में बोलती है, आरती, ये क्या 12 बज रहे हैं रात के और तुम अंधेरे में बैठकर फोन चला रही हो? तुमसे जल्दी सोने को कहो तो तुम वो नहीं करती, जल्दी उठने को कहो तो वो नहीं करती। अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो बीमार हो जाओगी।
देख लिया बहू, मैंने तुझे कहा था ना, तेरी इस मोहल्ले में कम से कम 36 जेठानी हैं और वो सब डॉक्टर हैं। अगर किसी ने तुझे अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करते हुए देख लिया तो तुझे जरूर सुनाएंगी। अब जाकर सो जा। अपनी जेठानी और सास की बातें सुनकर आरती को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहां से चली जाती है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती जल्दी से खाना बनाकर बिना सही से हाथ धोए खाने के लिए बैठ जाती है और ये नेहा देख लेती है। अरे आरती, ये तुम क्या कर रही हो? हाथ कम से कम 1 मिनट तक धोने चाहिए। हाथ धोने के भी स्टेप होते हैं। अगर तुमने बस ऐसे ही पानी से हाथ धो लिया और खाने के लिए बैठ गई, तुम्हें अपनी हेल्थ प्यारी नहीं है क्या? माफ करना दीदी, इस मोहल्ले में 36 डॉक्टर जेठानी है मेरी और मुझे अपनी हेल्थ बहुत प्यारी है, पर आप सब जिस तरह मेरे खाने पीने जागने सोने पर रोक टोक लगा रही हैं, ऐसे तो मैं घर में पड़ी पड़ी बीमार हो जाऊंगी। मैं अपनी मर्जी का जो करना चाहती हूँ वो मैं करूंगी, और जब मैं बीमार पड़ूंगी तो मैं देख लूंगी। आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निशा गुस्से में इतना कह रही होती है कि डॉक्टर ड्रेस में निशा, नीति, अमित के साथ बाहर से आती है। आरती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाभी से? वो ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही है। अमित की बात सुनकर आरती का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो वहां से चली जाती है। भाभी, मुझे लगता है भाभी को हमारी बात पसंद नहीं। वो गरीब घर से आई हैं, उन्होंने इतनी चीज कभी नहीं देखी, इसलिए वो बस इन चीजों को एंजॉय करना चाहती हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वह एंजॉय के साथ साथ अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। तुम सही कह रही हो काजल, इसीलिए मैंने सोच लिया है अगर उसे हमारी अच्छी बातें बुरी लग रही हैं तो हम उसे उसके हाल पर ही छोड़ देंगे। उस दिन के बाद निशा मोहल्ले में सभी से कह देती है कि कोई आरती को नहीं टोकेगा, इसलिए अब आरती आए दिन मोहल्ले में जाकर ठेले पर बिकने वाली चाउमीन, मोमोज जैसी बाहर की चीज अपनी सभी जेठानियों को दिखाकर खाती है। और उसे ये सब खाता कोई जेठानी छत से देखती तो कोई अपनी बालकनी से, तो कोई डॉक्टर यूनिफॉर्म पहने घर जाते हुए उसे देखती, पर कोई उसे कुछ नहीं कहती। पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आती और कई बार तो मोहल्ले से मैदे की चीज लेकर वो घर में बनाती है, जिस वजह से एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हो गई ना भाभी आपकी तबीयत खराब? और मत सुनो अपनी 36 डॉक्टर जेठानियों की बात। आरती, जैसे तुम बता रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पेट में मैदा जम गया है और शायद पथरी भी है। तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। बस भगवान से दुआ करो कि तुम्हारा केस कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर तुमने हमारी सुनी होती तो आज तुम्हारी हालत ऐसी ना होती। इस तरह आरती के मोहल्ले की 36 डॉक्टर जेठानी एक एक करके उससे मिलने आती हैं और उसकी तबीयत के बारे में उसे सलाह देती हैं और उसकी झूठी रिपोर्ट और बीमारी के बारे में बताती हैं। अब अगले दिन निशा रिपोर्ट लेकर आती है तो कमरे में बाकी जेठानियां भी थी। आरती, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अब भुगतो परिणाम। तुम्हारे पेट में मैदा जम चुका है। ये तुम्हारी रिपोर्ट। तुम्हारा लिवर भी अब काम नहीं कर रहा और एक किडनी भी फेल हो चुकी है। अपनी बीमारी के बारे में सुनकर आरती बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए अपने डॉक्टर जेठानियों से कहती है, इस मोहल्ले में मेरी 36 डॉक्टर जेठानी है, कोई आंख की तो कोई पेट की। आप सब कुछ करो और मुझे बचा लो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आइंदा से मैं भी टाइम पर सोऊंगी, टाइम पर खाऊंगी और हेल्थ पर ध्यान दूंगी, योगा भी करूंगी। काजल का ये डर देखकर उसकी डॉक्टर जेठानियां, सास, पति और नंद हंसने लगते हैं और उसको सारा सच बताते हैं। आरती, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हारे पेट में गैस बन गई थी और बाहर का कम कर दो खाना, वरना तुम्हें सच में पथरी, पाइल्स जैसी बीमारी हो जाएंगी। और अगर पेट में मैदा रह गया तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और फिर तुम्हारी मोहल्ले की 36 डॉक्टर जेठानियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी। और ये सब हमने तुम्हें सुधारने के लिए किया था, ताकि तुम अपने हेल्थ पर ध्यान दे सको, ना कि अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सको। पर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इतना डराया? मैं तो सब कुछ सोच समझ कर खाती हूँ। मायके में भी तो मैं खाती थी पर कभी बीमार नहीं पड़ी, फिर ससुराल में कैसे मैं इतना बीमार पड़ गई? यही सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही थी। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम हिसाब से नहीं बेहिसाब से खा रही थी। मायके में सब कुछ तुम हिसाब से खा रही थी, इसलिए तुम कभी बीमार नहीं पड़ी। पर जब इंसान चीज ज्यादा देखता है तो लालच में आकर उसका ज्यादा इस्तेमाल करता है। जहां तुम अपने मायके में महीने में 2 दिन चाउमीन खाती थी, यहाँ तुम रोज मोहल्ले में जाकर चाउमीन खाने लगी। इसीलिए तुम्हें सुधारने के लिए हमने मौके का फायदा उठाया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही थी। इसलिए अब से मैं मोहल्ले की खराब चीजें ना खाकर रोज बालकनी पर सुबह अपनी डॉक्टर जेठानियों के साथ योगा करूंगी। ना खाली पेट चाय पीऊंगी, ना ही मैदे की चीज खाऊंगी और हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखूंगी। उस दिन आरती अपनी 36 डॉक्टर जेठानियों की बात सुन लेती है और अब वो भी सुबह उठकर अपनी मोहल्ले की कुछ डॉक्टर जेठानियों के साथ रनिंग करने के लिए जाती है, योगा करती है, टाइम पर खाती है और टाइम पर सोती है और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखती है।
माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है। अब मैं 18 साल की हो जाऊंगी। इस बार क्या प्लान सोचा है आपने मेरे जन्मदिन का? 18th बर्थडे तो बहुत स्पेशल होता है ना। हाँ मेरी लाडो, तू चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है इस साल का तेरा जन्मदिन मैं बहुत खास बनाऊंगी। निशा, तुम्हारा भी तो जन्मदिन आ रहा है। क्या बात है, दोनों नंद भाभी का जन्मदिन एक ही दिन है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माँ मुझे अपना जन्मदिन इस बार हर बार से ज्यादा खास मनाना है। आपने कहा था कि जब मैं 18 साल की होंगी तो आप घर में पार्टी रखोगे। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत अच्छा है। हम दोनों नंद भाभी का जन्मदिन एक साथ सेलिब्रेट हो जाएगा, क्योंकि ससुराल में मेरा भी तो ये पहला जन्मदिन है और इस तरह मेरा भी ससुराल में जन्मदिन खास बन जाएगा। वो तो है बहू, पर इस साल हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। तेरा जन्मदिन तो हम अगले साल भी मना लेंगे, पर 18वां जन्मदिन तो स्पेशल होता है, इसलिए इस बार मैं सिर्फ अपनी बेटी का ही जन्मदिन खास मनाऊंगी। तेरा हम अगले साल देख लेंगे। पर माँ जी, ससुराल में ये मेरा पहला जन्मदिन है। अपनी सास की ये बात सुनकर निशा उदास हो जाती है। अब पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, जहां निशा मशीन पर अपना ब्लाउज सिलती हुई अपने पति से कहती है, 18वां जन्मदिन हो या 25वां, जन्मदिन तो जन्मदिन होता है। फिर भी माँ जी ने मेरे मुंह पर साफ साफ मना कर दिया मेरा जन्मदिन मनाने से, और आपने कुछ नहीं बोला। क्या बोलता निशा, में माँ का फैसला है और हमारे घर में जो भी बच्चा 18 साल का होता है उसका जन्मदिन खास मनाया जाता है। और रही तुम्हारे जन्मदिन की बात, तो तुम्हारा जन्मदिन इस साल न सही पर अगले साल मैं मनाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। अब दुखी मत हो और तुम भी सिलाई मशीन छोड़कर सो जाओ। अब अपने पति की बात सुनकर निशा फिर से उदास हो जाती है और सिलाई रोककर सो जाती है। अगले दिन जब निशा घर के सारे काम खत्म करके सिलाई करने के लिए बैठती है तो निकिता निशा से कहती है, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, भूल गए क्या कि आपकी नंद का 18वां जन्मदिन आ रहा है? माँ और मैं ड्रेस लेने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है मैं बिल्कुल प्रिंसेस जैसी ड्रेस लेने वाली हूँ, अच्छी सी। हाँ बहू, तू भी चल, थोड़ी मदद करवा दियो अपनी नंद की। अपनी नंद के कहने पर निशा उसके साथ मार्केट जाती है, जहां अलग अलग दुकान पर जाने के बाद भी निकिता को अपने लिए कोई ड्रेस अच्छी नहीं लगती। माँ, मुझे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है अपने बर्थडे पर। मुझे प्रिंसेस की तरह दिखना है ना कि नॉर्मली लोगों की तरह। हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। निकिता, ये ड्रेस भी तो अच्छी लग रही है, ये ले लो ना, और देखो कितनी महंगी भी है। नहीं भाभी, मुझे एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए जिसे देख सभी लोग बस मेरे ड्रेस की तारीफ करते रहें, इसलिए मुझे स्पेशल दिखना है। अच्छा मेरी माँ, तुझे मैं अच्छी सी ड्रेस दिखा देती हूँ, रुक। पर बहू, तू एक काम कर, अपने लिए ये वाली साड़ी ले ले। मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है, मेरी तरफ से गिफ्ट तेरा। नहीं माँ जी, ये तो बहुत सस्ती है। मैं अपने जन्मदिन पर इतनी सस्ती साड़ी पहनूंगी? मुझे नहीं पसंद आ रही। मुझे वो रेड वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है तो क्या कम से कम अपने जन्मदिन पर अच्छे कपड़े तो पहन सकती हूँ ना। बहू, वो साड़ी 50,000 रुपए की है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं सिर्फ 50,000 ही लेकर आई हूँ और इससे अपनी बेटी के लिए भी महंगी ड्रेस खरीद पाऊंगी। तू ये साड़ी ले ले, बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी। तू ये 2,000 वाली साड़ी ले ले, इतने ही है मेरे पास। और जब तू पार्टी में ये साड़ी पहनकर सबके सामने आएगी ना तो सब तेरी खूब तारीफ करेंगे, देख लेना तू। निशा के मना करने पर भी आशा जबरदस्ती उसे अपनी पसंद की सस्ती सी साड़ी दिला देती है, जिसे देख मन ही मन निशा खुद से कहती है, बहू और बेटी का बर्थडे ड्रेस का प्राइस एक जैसा नहीं होता। मेरी नंद की ड्रेस 50,000 की खरीदी जा रही है और मेरे लिए सिर्फ 2,000 रुपए की साड़ी। आशा अपनी बहू को सस्ती साड़ी दिलाकर एक बड़ी सी दुकान में जाती है, जहां निकिता अपने लिए सुंदर सी ड्रेस लेती है। अपनी नंद की और अपनी ड्रेस देखकर निशा बहुत दुखी होती है और रात को सिलाई करती हुई अपने पति से कहती है, नंद और भाभी की बर्थडे ड्रेस प्राइस में कितना अंतर है। हम दोनों की ड्रेस एक समान नहीं। आप कुछ तो कीजिए, मुझे भी मेरी पसंद की ड्रेस ला दीजिए। नंद की ड्रेस 50,000 रुपए की है। आखिर हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, फिर भी इतना भेदभाव क्यों? अगर नंद जी का 18वां जन्मदिन है तो क्या ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन नहीं है क्या? निशा दुखी मत हो, जन्मदिन ही तो है। और रही ड्रेस की बात, अगले साल तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा तो तुम्हें भी 50,000 की ड्रेस दिलवाऊंगा। हाँ, अब खुश? रहने दो, आप नहीं समझोगे। पर मैं भी तो टेलर हूँ, इसलिए अब आप देखना, मैं खुद अपने लिए अच्छी सी ड्रेस बना लूंगी। बेशक उसे पहन ना पाऊं उस दिन, पर जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर निशा अपने दर्जी के खजाने को छान मारती है और लेस, गोटे और ड्रेस बनाने का सामान ढूंढती है और सब निकाल कर रखती है।
पर उसे कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिलता और वो अगले दिन बाजार से जाकर सुंदर सा कपड़ा और उसे सजाने का सामान सिर्फ 2000 रुपए में लेकर आती है और रात को एक अच्छी सी ड्रेस बनाने के लिए बैठ जाती है। अपनी बीवी को अपने जन्मदिन के लिए अपनी खुद की ड्रेस बनाता देख दिवाकर को बहुत बुरा लगता है और वो भी उदास होकर सो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा अपने खाली समय में अपनी ड्रेस को सिलने में लग जाती है, पर सास नंद के जन्मदिन का कोई ना कोई काम पकड़ा देती है, पर फिर भी वो ड्रेस सिल लेती है। देखते ही देखते बर्थडे वाला दिन आ जाता है। आशा अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरा घर सजाती है और एक महंगा और बड़ा सा केक मंगवाती है, साथ में कुछ मेहमानों को भी घर बुलाती है। अरे शांति बहन, आ गई तुम, तुम्हारा इंतजार था। अरे वाह आशा, घर तो तुमने बहुत अच्छा सजाया, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा बेटी का 18वां जन्मदिन, पर 8 बजने को है, मेहमान भी सारे आ गए, केक कब कटेगा? बस निकिता को तैयार होकर आने दो, फिर तो केक काट ही लिया जाएगा। अब सब बस निकिता के आने का इंतजार करते हैं और निकिता जब प्रिंसेस ड्रेस पहनकर तैयार होकर केक काटने के लिए आती है तो सभी मेहमान उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद निकिता अपना जन्मदिन का केक काटती है और उसके केक काटते ही लाइट चली जाती है। अरे ये केक काटते लाइट कैसे चली गई? इसी बीच हल्की लाइट चलती है और पति हाथों में केक लेकर आते हुए, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी बहन का 18वें जन्मदिन के साथ साथ मेरी बीवी की अभी ससुराल में पहला जन्मदिन है। जब घर की बेटी का जन्मदिन खास मनाया जा रहा है तो बहू का क्यों नहीं? और निशा, अब जो तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस खुद बनाई थी वो पहन कर आ जाओ, क्योंकि अब तुम भी केक काटने वाली हो। क्या आज बहू का भी जन्मदिन है और आशा ने किसी को बताया भी नहीं और केक सिर्फ बेटी से कटवाया? तो बहुत गलत करने जा रही थी तुम आशा बहन। हाँ आंटी, क्योंकि मेरी बहन का 18वां जन्मदिन है जिसे माँ स्पेशल बनाना चाहती थी और मैं अपनी बीवी का पहला ससुराल में जन्मदिन स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए ये सरप्राइज प्लान किया है बस। और तुम खड़ी क्या हो? जाओ जाकर तैयार होकर आओ, केक नहीं काटना क्या? ये देख निशा बहुत खुश होती है और वो साधारण सी साड़ी बदलकर अपनी खुद की बनाई ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी और घर आए सभी मेहमान दोनों नंद भाभी की ड्रेस देखकर काफी तारीफ करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बहू, ये ड्रेस तुमने खुद बनाई है, ये तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। बाहर तो इसका प्राइस तो काफी ज्यादा होगा वैसे। निकिता बेटा, तुम्हारी ये ड्रेस कितने की है? आंटी, मेरी ड्रेस के साथ भाभी की ड्रेस से कंपेयर मत करो, मेरी ड्रेस बहुत महंगी है, पूरे 50,000 रुपए की है, पर भाभी ने अपनी बर्थडे ड्रेस इतनी प्यारी बनाई कि उनकी ड्रेस के सामने मेरी ड्रेस सच में फीकी पड़ गई। मैं तो ये ड्रेस किसी को दिखा ही नहीं पाती। ये सब कुछ दिवाकर जी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे इस साल का जन्मदिन का बहुत अच्छा सरप्राइज दिया जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन सच में बहुत खास मनाया है दिवाकर जी ने। मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारी ड्रेस ने तुम्हारी नंद की 50,000 की ड्रेस को पीछे छोड़ दिया। बहुत प्यारी ड्रेस बनाई है तुमने। मेरे लिए भी ऐसी कोई अच्छी सी ड्रेस बना देना। बहुत जल्द मेरी भी 25वीं शादी की सालगिरह आ रही है। और आशा बहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बहू का बेटी का जन्मदिन एक साथ आता है, फिर भी बेटी के जन्मदिन के लिए इतनी महंगी ड्रेस और बहू को कुछ नहीं दिलाया। बेचारी बहू को खुद बनाना पड़ा। सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ करना बहू अपनी सास को। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। अगर बातें हो गई हो तो चलो अब तुम भी केक काट लो, सब वेट कर रहे हैं। पार्टी में न सिर्फ निशा की ड्रेस की तारीफ होती है बल्कि निशा भी अपने पति के सरप्राइज से बहुत खुश होती है और अपनी बनाई ड्रेस पहनकर केक काटती है और दोनों नंद भाभी अपनी बर्थडे ड्रेस पहनकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं।